नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं जी के शर्मा जी और एनडी तिवारी भवन में एक गोलमेज सम्मेलन किया गया है, जहां पर आगे की रणनीति, चुनावी रणनीति और सामाजिक रणनीति पर गहन अध्ययन किया गया है। आखिर क्या निचोड़ निकलता है, करेंगे सीधे सीधे से बात शर्मा जी से। शर्मा जी, स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अच्छा, आज यहाँ पर एनडी तिवारी भवन में कर्पूरी साहब ठाकुर साहब की जयंती मना रहे हैं, करुणानिधि जी की जयंती मना रहे हैं, और एक बात और चर्चा में निकल के आई कि जो अभी आने वाले चुनाव हैं उसमें स्टालिन साहब को प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्यों, क्या वजह है? और आज की जो परिचर्चा रही उसमें क्या डिस्कशन निकलता दिखाई दिया? देखिए, पिछड़ा और एक क्लास का एक टीस है, एक पीड़ा है कि जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 है उसे किसी सरकार ने लागू नहीं किया, जिससे इनके अधिकार वंचित रहे लोग। इनका न सामाजिक उत्थान हुआ है, न आर्थिक हुआ है, न राजनीतिक हुआ है, जिसकी चिड़ से यह आज इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है और अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या रणनीति रही है और क्या सोच है? देखिए, पहले तो आज इसमें एक और नया मुद्दा आया था कि श्रमण संस्कृति हमारी क्या है। सर, सीधे सीधे एक बात यहाँ पर यह आती है कि आने वाला जो समय है 2024 के बाद, आज का जो दौर चल रहा है उसमें दो धड़े बन चुके हैं, एक संविधान चाहने वाला, एक संविधान को ना चाहने वाला। आप किस सोचेंगे? देखिए, संविधान न चाहने वाले लोग वही लोग हैं जो हमारे बाप दादा के जमाने में इस देश में प्रवेश किए थे और उन्हें सिंपैथी के रूप में आधा देश में रहने का इजाजत दिया गया था कि आपका चरित्र, आपका व्यवहार अगर अच्छा होगा तो फिर हम आपके विषय में सोचेंगे। लेकिन इन लोगों ने कूटनीति चाल चलकर इस देश में हमारे लोगों को सारा अधिकार छीनने का काम किया है, जो आज संविधान को नष्ट करने के कागार पर लगे हुए हैं। आज हमारे लोग की जब हम बात करते हैं, 85% की जब हम बात करते हैं, क्या वो इतने अनभिज्ञ हैं, इतने अज्ञानी हैं, क्या वो उनके चालों में फंस जाते हैं? किसी भी देश को, किसी भी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए उसकी आर्थिक आजादी छीन लीजिए, उसकी शैक्षिक आजादी छीन लीजिए तो अपने आप को गुलाम हो जाता है। इस देश में वर्ण व्यवस्था लाकर जो शिक्षा का हनन किया इन्होंने, हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिससे आज हमारी अल्लाह इस चीज को नहीं जान पाई कि 70-75 साल से आजाद हुए हो गए, लेकिन ये नहीं जान पाया कि अनुच्छेद 340 क्या है। बाबा साहब ने संविधान लागू किया जिसमें अनुच्छेद 330 को लागू कर दिया, जिसका लाभ लेकर हमारे लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन उनके मुंह पर ताला लगा दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। वो पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं। उनके दलित पीड़ित महिलाओं के साथ दुराचार पूरे देश में हो रहा है, पूरा देश देख रहा है, इस देश में हो गया। एनडीए और इंडिया दो आपको एक पार्टियां दे दी गई है जिसका चुनाव आपने करना है, किसको करेंगे? ये सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें तब भी देखा गया था और आज भी देखा गया है। इसीलिए इस जमात के बीच से, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक आवाज निकल के आ रही थी कि हमारा अति पिछड़ा का प्रधानमंत्री होना चाहिए, तभी हमारे लोगों का भला हो पाएगा। किसे मानते हैं? देखिए, जनता जिसे हमारी अति पिछड़ा 85% के लोग, जिसमें 45% मोस्ट बैकवर्ड है, जिधर जाता है उधर सत्ता सरकार बनाता है, वह फैसला ले लेगा कि हमें किसे चुनना है। अति पिछड़े समाज का हमारा नेता नीतीश भी है, हमारा नेता एमके स्टालिन भी है, हमारा नेता भूपेश भी है। अगर किसी को भी लाना पड़ेगा हम उसके लिए कर पिछड़े समाज से तो मोदी जी भी आते हैं, उनको क्यों नहीं जाना? नहीं, इन्होंने अपना प्रमाण पत्र बनवा लिया है। अगर वाकई वो पिछड़े समाज से आते हैं, 2 बार सत्ता में उन्होंने लाने का काम किया, तो अनुच्छेद 340 का उन्हें नहीं पता चला? इस पर क्यों नहीं उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन रखा? दोनों सदनों में इसको लेकर प्रस्ताव को जाना चाहिए था, पास करना चाहिए था। रोहिणी आयोग बन गया, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को, हमारे राष्ट्रपति महोदय जी को आयोग, रोहिणी जी ने सबको जो है अपना प्रस्ताव प्रस्तुत दे दिया है, लेकिन रिव्यूज में काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी को पिछड़ा कर पिछड़े के लोगों को ठगा लाने का काम किया जा रहा है। अब ये समाज जाग चुका है, अब वो पिछड़ा मानने के लिए तैयार नहीं। तो जो लोग आज जिन्हें आप समझदार बात कर रहे हैं, वो अभी चंद कुछ 5 किलो राशन आटे दाल में जब जा रहे हैं, तो क्या वो परिवर्तन? यह परिवर्तन तो निश्चित होना है। यह तो केवल मुहिम बनाकर आवाज फैलाई जाती है, जनता के बीच ये प्रलोभन दिया जाता है, जबकि भारतीय मुद्रा के हिसाब से
पूरे देश की जनता को खाद्यान्न पहुंचाने का इनका नैतिक कर्तव्य है, जो संविधान में नहीं है। तो संविधान की बात करते हैं, संविधान को लेकर के सत्ता में आते हैं और संविधान को बाद में बदलने की बात करते हैं। ऐसे लोगों की मंशा फिर क्या है? देखिए, इन लोगों की मंशा जो है, पहले तो साफ बात ये कर देती है कि जिस संविधान की ये शपथ लेते हैं कसम खा के कि मैं इस देश को समता मूलक बनाऊंगा और सबको रोजगार दूंगा, सबको शिक्षा दूंगा, सबको रहने का अधिकार दूंगा, लेकिन उसे भटकते हैं, इसका मतलब है कि वो संविधान की कसम नहीं खाते। आपको लगता नहीं है कि जब जब मोदी जी जिस पॉइंट की बात करते हैं, जैसे शिक्षा की बात करें तो शिक्षा खत्म की गई, रोजगार की बात करें तो रोजगार खत्म किया जाए, व्यापार की बात करें तो व्यापार खत्म किया गया, आने वाले समय में क्या नजर आता है? देखिए, आपने उस चीज को यादगार दिलाया कि जो पहले पूरे जमाने में हमारे इस देश के जो डकैत लोग कहे जाते थे, वह पत्र भेजते थे राजाओं के पास हम तुम्हारे यहाँ डाका डालेंगे, चुनौती देते आते थे। उसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार चुनौती देते हैं, देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन देश बिकने की वह कहते हैं शिक्षा पुरानी हो गई, उन्होंने नई शिक्षा नीति ला दिया। नई शिक्षा नीति में फीस इतनी महंगी हो गई कि आम गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता, और बीपीएल सीपीएल के कार्डों पर जो एक फाउंडेशन लगा दिया गया कि इनकी आय इतनी रहेगी, उनका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, उसकी फीस नहीं जमा कर पाएगा। अगर उसने फीस जमा भी कर दिया किसी कारणों से, तो उससे ये पूछ लिया जाएगा कि तुम्हारी आय कहां से आई थी। एक आखिरी सवाल, 2024 में आप बदलाव देख रहे हैं? अगर देख भी रहे हैं तो कैसे हो? देखिए, उसके लिए जनता मन बना चुकी है कि 2024 में हमको क्या करना है। इस देश का मतदाता बहुत ही चालाक और चतुर और साइलेंट होता है, वह समय आने पर बता देगा कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। तो ये थे हमारे साथ शर्मा जी के शर्मा जी ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी और जुमलेबाजों से अब सावधान रहना चाहिए। जो हमारे हक और अधिकारों की बात करे उसी को वोट करना चाहिए। इसी के साथ मैं सभी लोग